सो हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। ये सेशन आपके 11th स्टैंडर्ड के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें हम लोग बेसिक केमिस्ट्री क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। किसी चैप्टर्स को अभी डिटेल टच नहीं करेंगे। प्रोबेबली इसमें आपको बेसिक केमिस्ट्री के बारे में बताने की कोशिश करूँगा। जो बच्चे 11th से 10th से 11th में प्रमोट हुए हैं वो किस तरीके से स्टडी करें, क्या करना चाहिए उसके बारे में। बाकी नॉन एजुकेशनल सिर्फ जनरल टॉक के लिए वीडियोस बाकी यूट्यूब पर अवेलेबल है। अभी मैं जस्ट आपसे ये बात करना चाह रहा हूँ कि आप जब 9th या 10th स्टैंडर्ड में थे तो 10th स्टैंडर्ड में साइंस की एक सिंगल बुक होती थी, उसी में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी रहता था। प्रोबेबली आपके टीचर्स डिफरेंट होंगे, अदरवाइज कई सारे स्कूल्स में सिंगल टीचर्स फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को टेक केयर करते हैं। इवन फिजिक्स मैथमेटिक्स के टीचर ऐसा अरेंज करते हैं। दैट इज़ नॉट अ बिग इशू, क्योंकि वहाँ पे एज सच इतना ज़्यादा डिटेल कुछ होता नहीं है। आप प्रोबेबली ये जानते हैं कि साइंस के 3 ब्रांचेस हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी। बायोलॉजी फर्दर जूलॉजी एंड बॉटनी है। तो हम लोग पर्टिकुलर केमिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। तो केमिस्ट्री का डेफिनेशन आप 9th और 10th स्टैंडर्ड में ये जानते हैं, स्टडी ऑफ केमिकल इज केमिस्ट्री। और ऑब्वियसली वो सही भी है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। केमिकल्स की स्टडी करना इज केमिस्ट्री, ये 9-10 तक ठीक है। इवन 9-10 से ही ये डेफिनेशन जो मैंने मेंशन की है वो थोड़ा सा और अप्रोप्रिएट है, मोर प्रेसाइज है। दूसरी बात, मैं आपको हर जगह ये बताऊंगा कि जेई और नीट क्या पूछता है क्या नहीं पूछता है। कभी भी कोई भी स्टैंडर्ड आपसे ये नहीं पूछेगा केमिस्ट्री क्या होता है, बट आपके फॉर नॉलेज मैं बता देता हूँ कि केमिस्ट्री एक ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें हम स्टडी करते हैं किसी भी मैटर की। मैटर किस चीज़ से बना है और मैटर वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में चेंज होता है तो उसमें क्या क्या एनर्जी में चेंजेस आते हैं, दैट इज कॉल्ड केमिस्ट्री। सो ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर, इट्स कंपोजिशन and its structure and the change which undergoes when state of matter get change, solid का liquid में जाना, liquid का gaseous state में जाना, इस तरीके से। तो मैं simplified again repeat करूं कि 2 words में study of matter and its composition is called as chemistry। किसी मैटर क्या होता है ये पूरा एक 9th में पूरा चैप्टर है। मैटर अराउंड अस इज प्योर और व्हाट इज मैटर, ऐसे करके 2 चैप्टर्स हैं जिसमें मैं आपको बता दूं कि मैटर किसी भी चीज का जिसका खुद का कुछ वेट होगा, वजन होगा, भार होगा और वो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे, ऐसी सारी चीजों को मैटर बोला जाएगा। 9-10 जब बच्चा नया आता तो उसको बोलते हैं टेबल, पेन, पेंसिल, बुक, इरेजर, सो एंड सो एंड सो। आप 11th आ चुके हैं, आपको थोड़ा स्टैंडर्ड के ऊपर जाना होगा, थोड़ा अपना अप्रोच डेवलप करना होगा और एक हाई लेवल तक कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करना होगा, कनेक्ट करना होगा। मैं आपसे डायरेक्टली ये बता दूं कि ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें हम लोग किसी मैटर के बारे में पढ़ते हैं, एवरीथिंग इज मैटर। स्पेस में जो भी है उसका अपना अपना कुछ वेट है और कुछ ना कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, दैट्स व्हाई दैट इज मैटर। अब आप किसी भी एग्जांपल, हवा, पानी, एयर एंड सो वट एवर द एग्जाम्पल्स यू नो, आप हाउस होल्ड में लीजिए, बिजनेस पर्पज से लीजिए, क्लास में लीजिए, आप जो नोटबुक यूज कर रहे, पेन, पेंसिल्स, एनीथिंग विच इज हैविंग सम मास एंड ऑक्यूपाई द स्पेस आर मैटर। तो ये सारा हम लोग फर्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। हमारा केमिस्ट्री में 11th में पहला चैप्टर है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, वहाँ पे ये पढ़ा जाएगा। सिर्फ मैं जनरल टॉकिंग के लिए अभी क्लास रखा हूँ। केमिस्ट्री क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। एक्चुअली केमिस्ट्री को मैंने 4 ब्रांचेज में डिवाइड किया हुआ है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री। जरा ये देखिए, केमिस्ट्री को 4 ब्रांचेज में डिवाइड किया हुआ है। दीज 3 ब्रांच आर इंपॉर्टेंट फॉर दी जेई और नीट। जेई और नीट के पर्पज से बात करें तो ये 3 इंपॉर्टेंट है।
एनालिटिकल केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी या जो साइंटिस्ट वगैरह होते हैं या जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी होती हैं जहाँ पे ड्रग बनता है, वहाँ पर इसका वेल डिटेल नॉलेज चाहिए होता है। फॉर द सिलेक्शन ऑफ नीट एंड जेई दिस पार्ट इज नॉट मोर इम्पोर्टेंट, या ऐसा बोला जाए कि इसकी केमिस्ट्री आपके सिलेबस में मैक्सिमम 2 पेजेस की है। तो अगर 2 पेज की केमिस्ट्री है तो मुश्किल से डेफिनेशन, एक दो कॉन्सेप्ट ऐसा होगा, इसलिए मैं बोलता हूं कि आपके लिए तो एज सच ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के 10-10 चैप्टर्स हैं जो जेई और नीट पूछते हैं, और हर एक चैप्टर्स में ऑल अराउंड 30 टॉपिक्स होंगे। सो इट्स काफ़ी ज़्यादा सिलेबस है, और हर एक टॉपिक में कई सारे क्वेश्चंस जनरेट होते हैं जिसके बारे में आपको पढ़ना है। सो क्या होता है, केमिस्ट्री के 3 पार्ट फिर से हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। नाउ विल कम टू नो दैट कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है स्टडी ऑफ कार्बन, कार्बन एटम, कार्बन की स्टडी करना, स्टडी ऑफ कार्बन एटम इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी ऑफ कार्बन और इट्स कंपाउंड इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थोड़ा सा मैं डिटेल टच करता हूं। एज सच यहां से जेई और नीट कुछ भी नहीं पूछेगा, ऐसा नहीं लगना चाहिए क्या पढ़ा डाला। 0% प्रोबेबिलिटी टू आस्क द क्वेश्चन। अब और क्या चाहते हो आप, ये सिर्फ आपका बेसिक इंटरेस्ट क्रिएट हो कि भाई आप पढ़ क्या रहे हो। केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं जो कि साइंस का एक पार्ट होता है, 1/3 पार्ट है, फिजिक्स अलग है, बायोलॉजी अलग है, फिर केमिस्ट्री के भी 3 पार्ट हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर मैं जरा सी बात करूं तो हमें पता है कि हमारे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट हैं। ये पीरियोडिक टेबल में आपको पढ़ाया जाएगा। 118 एलिमेंट में से 6th नंबर, 6th एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 6 है, मास 12 है, इसको कार्बन पढ़ते हैं, और इसके मिलियंस ट्रिलियंस ज्यादा कंपाउंड है। रेस्ट ऑफ द कंपाउंड विच आर फॉर्म बाय 117 एलिमेंट। रेस्ट ऑफ द 117 एलिमेंट से बने हुए कंपाउंड्स को, इससे बने हुए कंपाउंड्स को हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मुझे लग रहा है आप समझ रहे होंगे। सो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कितने एलिमेंट से बना है? 117। इनके कंपाउंड्स अगर टोटल काउंट किए जाएं तो वो मिलियंस टाइम कम होते हैं देन दी ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? पूरी पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट में से एक एलिमेंट्स ऐसा है जिसके मिलियंस ट्रिलियंस कंपाउंड हैं, एक्स्ट्रा कंपाउंड है, ज्यादा कंपाउंड है ओवर रेस्ट ऑफ द 117 एलिमेंट। इसका इनडायरेक्टली मैं ये कहना चाह रहा कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलियंस टाइम ज्यादा कंपाउंड बनाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ऑर्गेनिक कंपाउंड केवल एक सिंगल एलिमेंट से बनते हैं, दैट इज कार्बन। पढ़ेंगे वेल डिटेल चैप्टर्स में, जरूर पढ़ेंगे कि भाई ऐसा कार्बन के पास क्या था कि सिंगल एलिमेंट्स ने, कार्बन ने इतना तूफान ला दिया कि ये तो अंबानी जैसे करोड़पतियों जैसे, अरबपति खरबपतियों जैसे अकेला काम कर रहे। सो ये जो डेफिनेशन थी कि कार्बन और इट्स कंपाउंड इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये पुरानी डेफिनेशन थी, ओल्ड डेफिनेशन थी, और ओल्ड डेफिनेशन में ये गलत है, मॉडर्न डेफिनेशन में कुछ और बोल दिया गया। ओल्ड डेफिनेशन में तो ये भी बोला था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज प्लांट और एनिमल। प्लांट और एनिमल से ऑब्टेन्ड होने वाले सारे ही कंपाउंड प्रोडक्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। ये वर्जेलियस नाम के एक साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने अपनी थ्योरी दी थी और उसे बोला था वाइटल फोर्स थ्योरी। ये आपको रिटन में आगे पीपीटी में है। जैसे मैं डिटेल केवल ऑर्गेनिक पार्ट को शुरू करूंगा, ऑर्गेनिक क्या है, ऑर्गेनिक का क्लासिफिकेशन क्या है, सिर्फ डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अभी बोलूं, केवल एकमात्र एलिमेंट की स्टडी करना, कार्बन की स्टडी करना इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जिस ब्रांच ऑफ साइंस में स्टडी करते हैं दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू ऑल। कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि आप कार्बन के बाद ये लिख रहे हो कि कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, कार्बाइड,
या साइनाइड ये ऑर्गेनिक नहीं है, क्योंकि आपने एक्सेप्शन लिखा है। डेफिनेटली ये करेक्ट है। कार्बन डाइऑक्साइड ऑर्गेनिक नहीं है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड ऑर्गेनिक नहीं है, सोडियम बाइकार्बोनेट ऑर्गेनिक नहीं है, कार्बन मौजूद है तब भी नहीं है, साइनाइड में कार्बन है तब भी ये ऑर्गेनिक नहीं है। सो ये डेफिनेशन जब शुरुआत किया गया था तो ऐसा बोला था कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स इज ऑर्गेनिक विद दिस फ्यू फोर एक्सेप्शन, बट इस डेफिनेशन को ओवरटेक किया गया और मॉडर्न टाइम पे इस डेफिनेशन को, आज जो एक्सेप्टेड डेफिनेशन है अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वो ये बोला गया कार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव, कार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और डेरिवेटिव में और एप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैं अगर आपको यूज करूं, सो हाइड्रोकार्बन, HC इज हाइड्रोकार्बन, स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मेड बाय कार्बन, हाइड्रोजन एंड इट्स डेरिवेटिव। इसका मतलब कार्बन और हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट इन द कंपाउंड, ऐसे कंपोजिशन को ऑर्गेनिक कंपाउंड बोला गया। ये मॉडर्न डेफिनेशन ने बोला, इसे रिटन में आगे दिया गया और मैं एक बार वहां पे भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। जस्ट a very precise which one words you know that study of carbon its organic compound, ठीक है, with few exception, इतना अभी को आपको काम आ जाएगा। एज अ ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग, नॉट अ माइक्रोस्कोपिक अंडरस्टैंडिंग, ब्रॉडली आप समझ सकते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी केमिस्ट्री का ब्रांच है, और जो कि आजकल तो अभी जो लास्ट 3 ईयर से या कोरोना ड्यूरेशन में जो जेई और नीट एग्जाम हुए हैं उसमें तो इनऑर्गेनिक को ही काफ़ी वेटेज दिया गया और काफ़ी कुछ क्वेश्चंस इनऑर्गेनिक से पूछे हैं। सो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, दैट इज स्टडी ऑफ ऑल द कंपाउंड्स एंड द एलिमेंट एक्सेप्ट कार्बन, एक्सेप्ट कार्बन के जो भी कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, कार्बन के कंपाउंड को छोड़ के जो भी कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं वो सारे ही इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। यदि कंपाउंड्स विच आर मेड बाय रेस्ट ऑफ द 117 एलिमेंट एक्सेप्ट ऑफ कार्बन एलिमेंट, दीज all are called as inorganic compound, and the study of inorganic compound in the branch of science is called as inorganic chemistry। मे बी यू आर गेटिंग द पॉइंट्स। लेट्स क्या लिखा है ये पढ़ना जरूरी है ताकि आपका और मेरा तालमेल बैठ जाए। इसमें कुछ लिख दिया जाता है साइंटिफिक वर्ड्स, कुछ टफेस्ट सेंटेंस, लेकिन जो बोला जा रहा है वो बिल्कुल सिंपलेस्ट है, किसी सेंटेंस वेंटेंस को ध्यान नहीं रखते हैं। कितना सिंपलेस्ट ब्रेकिंग फॉर्म में आप समझ सकते हैं वो हमारा काम है। स्टडी ऑफ द एलिमेंट्स और कंपाउंड अदर देन ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बन को छोड़ के बाकी कोई भी कंपाउंड अगर वो बना हुआ है तो उन्हें सबको इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। और स्टडी इन द ब्रांच ऑफ साइंस इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। Now come to the very important third part is physical chemistry is one of the important part of chemistry। physical chemistry बायोलॉजी वालों के लिए तो बड़ा वर्डन फील होता है, बट 5 to 6 चैप्टर्स ही हैं डियर फिजिकल केमिस्ट्री में। 4 चैप्टर्स आपके 12th क्लास में हैं और 5 to 6 आपके मैं बोलूँ ब्रॉडली तो 5 चैप्टर्स आपके 11th क्लास में। सो 9 to 10 है, मतलब इतना नहीं डरना है। 11th में 5 to 6 ही हैं, एग्जैक्टली 6 ही हैं अगर मैं बोलूँ, और 4 चैप्टर्स या सरफेस केमिस्ट्री भी यूज़ कर लेते हैं तो 5 चैप्टर्स आपके व्हाट आई से कि 12th में। बट हमको पूरे ईयर में एक एक चैप्टर्स पढ़ना है तो बायो वाले भी इजीली इसको समझ सकते हैं, बट मैथ्स वालों के लिए तो ये इंटरेस्टिंग पार्ट होता है क्योंकि ये कैलकुलेशन बेस्ड होता है, मैथमेटिकल बेस्ड होता है, तो उनके लिए बड़ा इजी और इंटरेस्टिंग लगता है। और एक्चुअली जेई भी इसमें बढ़िया क्वेश्चंस पूछते हैं, अच्छे क्वेश्चंस पूछते हैं। सो कैसे हम लोग इस पार्ट को कवर करते हैं, लेट्स सी। सो द स्टडी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मैटर, किसी भी चीज के बारे में पढ़ना, किसी मैटर इज एवरीथिंग। नाउ कम टू द केमिस्ट्री फॉर्म, किसी भी केमिकल्स के बारे में पढ़ना, दैट इज केमिस्ट्री। और उस केमिकल्स वो किस लॉ से गवर्न हो रहा, किस प्रिंसिपल से चल रहा है, क्या मैथमेटिकल टूल्स यूज किए जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फिजिकल केमिस्ट्री। बड़ा अंग्रेजी में टफ बोल दिया, आधा पल्ले पड़ा आधा उड़ गया। अब तो बच्चा इसको रट लेगा जो लिखे हैं 2-3 सेंटेंस, इसमें से कुछ आता नहीं है, पहले तो मैं ये बोल चुका हूँ, ये केवल आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए।
अब मैं आपको बोलूं मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ स्टडी ऑफ केमिकल इज कॉल्ड फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री की कहाँ जरूरत पड़ती है? मेनली फार्मास्यूटिकल्स कंपनी जो है, जो ड्रग बनाते हैं, जो ड्रग बनाती हैं, जो दवाएं बनाती हैं, मेडिसिन बनाती हैं, इसमें आप पिकोमीटर में भी न्यूट्रिएंट्स को ना ज़्यादा ना कम ले सकते हैं, क्योंकि वो कई सारे साइड इफेक्ट कॉज करेंगे। अगर आप जरा सा भी 0.0001 माइक्रोग्राम कोई भी मेडिसिन एक्स्ट्रा कर देते हैं उसके कंपोजिशन में, तो वो कई सारे साइड इफेक्ट लाएगा और स्टिल डेथ भी हो सकती है। तो अनटिल अनलेस आपको वेइंग प्रॉपरली नहीं आता है, आपको मैथमेटिकल टर्म्स नहीं समझ आते हैं, तो आप उन फार्मास्यूटिकल्स कंपनी में या दवाई को अप्रोप्रिएट प्रेसाइज एफिकेसी के फॉर्म में नहीं बना पाओगे। बनाना था आपको 650 मिलीग्राम पैरासीटामोल, आपने बना दिया 800 मिलीग्राम, क्योंकि थोड़ी बहुत गलती चलती है, आपको आता नहीं था। तो 0.00001 माइक्रोग्राम का भी पिकोमीटर, जो भी यूनिट आपको समझना है, बट आई से दैट कि मेडिसिन में आप जरा सा भी मिस्टेक नहीं कर सकते हैं, और ये तभी नहीं कर सकते हो जब आपको वो केमिकल, पैरासीटामोल हुआ, एस्प्रिन हुआ, वारफेरिन हुआ, जो भी दवाई आप एंटीबायोटिक समझते हैं, उसको प्रॉपरली मेजर कर पाएं, उसको प्रॉपरली मशीन से बना सकें, और वो बैच मतलब होता है बल्क में मेडिसिन का बनना, वो डिस्पैच हो सके, बन सके और मार्केट में आ सके। जरा सा भी अगर पिकोमीटर में भी आप चेंजेस करोगे केमिकल में, तो इंसानों की मौत हो सकती है। इसलिए आपको उस केमिकल्स, पूरा केमिकल से ही मेडिसिन बना है, ऐसा तो कोई है नहीं कि दूर से देखा और आप ठीक हो गए। तो वो आप प्रॉपरली मेजर कर पाएँ, उसके लिए आपको फिजिकल केमिस्ट्री या मैथमेटिकल्स टूल्स टेक्निक्स का नॉलेज होना चाहिए। मैथमेटिकल्स चीज़ें आपको आनी चाहिए, एंड केमिकल्स का मैथमेटिकल एनालिसिस करना, अंडरस्टैंडिंग होना इज कॉल्ड एज फिजिकल केमिस्ट्री। मुझे लगता है मैंने बहुत क्लियरली समझाया। कार्बन की स्टडी ऑर्गेनिक, रेस्ट ऑफ 117 एलिमेंट के कंपाउंड की स्टडी इनऑर्गेनिक। इन्हीं दोनों कार्बन के और नॉन कार्बन के एलिमेंट का मैथमेटिकल तौल लेना, प्रॉपरली मेजर करना, वेट करना, वेइंग करना, इस तरह की पढ़ाई कर लेना, दैट इज कॉल्ड एज फिजिकल केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक को ही मैथमेटिकल फॉर्म में पढ़ना फिजिकल केमिस्ट्री होता है। ये यहाँ पे कोई अलग नहीं है। आप इसी फिजिकल के अंदर बोलोगे कि 100 ग्राम मीथेन को बर्न करने में, जलाने में कितने ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, दैट इज मैथमेटिकल फॉर्म। अगर आप बोले मीथेन इज रिएक्ट विथ ऑक्सीजन गैस विल गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, दैट इज द ऑर्गेनिक रिएक्शन। तो इस तरीके से चलता है, इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। नाउ कम टू द एनालिटिकल अप्रोच। किसी एनालिटिकल दो तरह से आप एनालाइज करोगे, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव मतलब कि मैंने बोला एक पैरासीटामोल मेडिसिन है, तो इस मेडिसिन में कितने ग्राम पैरासीटामोल कॉन्स्टिट्यूएंट है, कितने ग्राम पैरासीटामोल है। जैसे मैं और सिंपल बोलूं कि मैंने चाय बनाई, टी बनाई, तो इसमें कितने ग्राम टी लीफ लिया, चाय पत्ती ली, कितने ग्राम मिल्क डाला, कितना पानी डाला। सो दैट इज कॉल्ड क्वांटिटी वाइज। आई रिपीट वंस अगेन, कितनी कितनी क्वांटिटी ली कि आपने वो चाय बनाया। क्वालिटी वाइज इज कि वो कितनी टेस्टी चाय बनी, उसकी क्वालिटी क्या है, क्या टी लीफ प्रॉपर अमाउंट में था, क्या मिल्क प्रॉपर अमाउंट में था, क्या वाटर प्रॉपर अमाउंट में था। तो क्वालिटी और क्वांटिटेटिव स्टडी करना, दैट इज एनालिटिकल। लेट्स से चाय की पत्ती से चाय बनाया और अदरक नहीं है, तब भी चाय बना दिया, तो उसमें क्वालिटी गिर गई, क्योंकि उसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं है। और जैसे आप अदरक या जिंजर वगैरह यूज करते हैं, जिंजर, गार्लिक इज अदरक, ओके। सो अगर आप गार्लिक वगैरह यूज करते हैं, तो वो आपका एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होता है, जो कि आपकी इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करता है और आपको हेल्दी फील कराता है। मतलब उसकी क्वालिटी ऑफ चाय अच्छी थी। तो उसमें क्या क्या प्रेजेंट था, 4 चीजें चाहिए थी, चारों प्रेजेंट है, क्वालिटी अच्छी हो गया, इस क्वालिटेटिव एनालिसिस। यही केमिकल्स का पढ़ लेना, दैट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव स्टडी।
क्वांटिटेटिव मतलब कितनी क्वांटिटी में चीज़ें उस मैटर में प्रेजेंट हैं, दैट इज़ क्वांटिटेटिव। मुझे लगता है कि ये बड़ा बेसिक था और आप सारा चीज़ें समझ गए। मैं आपसे चाहता हूँ कि मेरे को आगे बढ़ने दिया जाए। नाउ विल मूव टू द इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंस क्या है ये पढ़ते हैं। डियर ऑल, 11th 12th 13 14 किसी भी क्लास में पढ़ते हुए कोई सा स्ट्रक्चर आपको नहीं याद करना है। अभी तो 100% आपको याद नहीं करना है, सोचना भी नहीं है, देखना भी नहीं है, बट मैं केवल आपको फील कराने के लिए ये चीज़ लिखा हूँ, सब्जेक्ट में आपको फील आए ऐसा लिखा हूँ। ये चीज़ें 12th में एक लास्ट चैप्टर हमारा केमिस्ट्री में है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। हमारी डेली लाइफ में केमिस्ट्री या कौन सा केमिकल कैसे कैसे यूज आ रहा है उसका स्ट्रक्चर है। और ऐसा नहीं ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, एवरी ईयर यहाँ से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इस साल कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से सिलेबस मॉडिफाइड हुआ है, उसमें इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ वाला चैप्टर हटा दिया गया है। लेकिन ये तो हम 30 टारगेट को लेके भी पढ़ रहे हैं, जो 11th में है वो 2023 में अपीयर्ड होंगे एग्जाम में, उनको भी लेके चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। मैंने ये लिखा हुआ है कि इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल्स कंपनी मतलब दवाई बनाने वाली कंपनी, जिसमें सन फार्मास्यूटिकल हमारे इंडिया का नंबर 1 कंपनी है। काफ़ी मिलियंस ट्रिलियंस उसके पास अर्निंग है, ये उनका मेडिसन सेल आउट होता है। दिल्ली में एक सिंगल मेडिसन 10-10 करोड़ का होता था, जो कि पेट दर्द में आप यूज़ करते हैं। जैसे नाम है पेंटोसिड, पेंटोप्राजोल इज़ अ केमिकल नेम। उसके स्ट्रक्चर में आपको सिखाऊंगा और ये आपके सिलेबस में देख के आपको लग रहा होगा कि यार ये टीचर क्या कर रहा है, कुछ भी लिख के पढ़ाया जा रहा है, बट ये एग्ज़ाम में आता है। आप लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर ओपन करिए, लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर करिए, 2020 का क्वेश्चन पेपर ओपन करिए। 8 एग्ज़ाम हुए थे मॉर्निंग इवनिंग में, 4 फेज में 8 एग्ज़ाम हुए थे। हर एक पेपर में ये स्ट्रक्चर्स आए हुए हैं, ये एज इट इज़ ये आया, मैं ये बात तो नहीं कर रहा हूँ, बट पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर लास्ट ईयर आया, आप देख लीजिए। एस्प्रिन का स्ट्रक्चर लास्ट ईयर आया, आप देख लीजिए। स्ट्रक्चर पढ़ाना मेरा काम है। अभी तो 11th वाले इसको देख के डर जाएंगे, इसलिए सारे स्ट्रक्चर्स मैंने डिज़ाइन नहीं किए। जो टेक्सोल एक मेडिसिन है, जो ये जो मेडिसिन है मैं बताऊं जरा, ये मेडिसिन यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ये कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, मेनली ब्रेस्ट कैंसर, पैनक्रियाटिक कैंसर जिनको हो जाता है उनको ये मेडिसिन डॉक्टर आरएक्स लिखना मतलब प्रेस्क्राइब कर देते हैं। सो डॉक्टर प्रेस्क्राइब दिस मॉलिक्यूल्स फॉर द 11th स्टैंडर्ड। आपको इतना बस अगर याद रहे, बाकी भूल जाओ तो मैं भी खुश हूँ। मैं नहीं चाहता कि आप अभी से इतने बड़े बिग स्ट्रक्चर के बारे में कुछ भी सोचें, बट मैं इतना चाहूँगा कि भैया बिना केमिस्ट्री के, बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ज़िंदगी अधूरी है, लाइफ नहीं है। सो यहाँ पर जो ये टेक्सोल मेडिसिन है उसका ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये यूज़ करते इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, मेनली ब्रेस्ट कैंसर और पैनक्रियाटिक कैंसर। सो इसमें मैं जेई 11th स्टैंडर्ड के जेई और नीट एस्पायरेंट से ये जानना चाहूँगा कि आप 10th में फंक्शनल ग्रुप पढ़ चुके, तो आप मुझे काउंट करके बताएं कि टोटल कितने डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं। हाउ मैनी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। केवल एक क्वेश्चन आप मुझे सॉल्व करके मैसेज ड्रॉप करें, व्हाट्सअप करें, और मैं आपको अपना नंबर शेयर करता हूँ 8849133349। आप मुझे इस पे व्हाट्सअप करें और बताएं कि कितने टोटल फंक्शनल ग्रुप इसमें प्रेजेंट हैं। सो टेक्सोल इज एन मेडिसिन विच इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, मेनली ब्रेस्ट कैंसर और पैनक्रियाटिक कैंसर। तो तुमने ढूंढ लो, रिकॉर्ड हो रही सब रही आवाज। सो व्हाट आई से कि जो टेक्सोल मेडिसिन है दैट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। आप मुझे एक 11th स्टैंडर्ड के बच्चे ये करके बताएंगे कि इसमें टोटल कितने फंक्शनल ग्रुप हैं। दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि इसमें कितने रिंग हैं, हाउ मेनी रिंग्स आर प्रेजेंट।
ये दो क्वेश्चंस आप मुझे बताएंगे। क्लोज्ड साइक्लिक रिंग, चाहे वो एरोमेटिक हो या एलिफेटिक हो, ये आपको नहीं सोचना है, आपको ये देखना है गोल चित्र बना हुआ है, गोल स्ट्रक्चर बना हुआ है, दैट इज रिंग। सो दो क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चन आपसे नीट और जेई पूछ सकते हैं, इसमें बिल्कुल दोहराई नहीं है, ये काफी हाई लेवल अपने आप में क्वेश्चन जा चुका है। हाउ मेनी एरोमेटिक रिंग्स आर प्रेजेंट इन टैक्सोल, ये जेई में जब भी पूछेगा, स्ट्रक्चर एग्जामिनर आपको देगा, ये उसकी मजबूरी है, क्योंकि इतना डिफिकल्ट स्ट्रक्चर आप लर्न नहीं कर सकते हैं। दूसरा आपसे पूछेगा हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट, ये भी आपसे जेई नीट दोनों बराबर पूछ सकते हैं, ये पावर उनके पास है। स्ट्रक्चर पूछना तो टफ है, क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है, केवल रेफरेंस बुक में। दूसरी बात, कैंसर में जो दूसरा ट्रीटमेंट, दूसरा ड्रग है, दैट इज सिस्प्लेटिन। सो सिस्प्लेटिन इज एन मेडिसिन विच इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ये कैंसर थेरेपी में यूज करते हैं, कैंसर का पूरा थेरेपी चलता है, जिसे आप कीमोथेरेपी बोलते हैं। और भैया अगर किसी को कैंसर हो जाता है और वो कीमोथेरेपी पे आता है, तो उसका मतलब नॉर्मल आदमी के लिए तो बर्बाद होना तय है, क्योंकि करीब 25,000 से लेके 25,000 रुपीज से लेके 75,000 रुपीज का एक सिंगल वायल और सिंगल इंजेक्शन आता है एक दिन का। सो आप समझ सकते हैं कि कैंसर का ट्रीटमेंट कितना कॉस्टली है। और फॉर द इंटरेस्ट पार्ट ऑफ दोज एस्पायरेंट, दोज आर जस्ट गो फॉर नीट और वांट टू बिकम अ डॉक्टर। डॉक्टर कैसे बनना है, क्या जरूरी है, इसका भी मेरा एक वीडियो आपके यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, मेरे चैनल पर अवेलेबल है, केमिस्ट्री इजी बाय नरेश सर। चलिए आगे काम की बात ये करते हैं कि ये जो जो लिखा हुआ है सिस्प्लेटिन, सिस का मतलब होता है, ये डार्क और डैश लाइन अभी आप ना समझें, ये आइसोमेरिज्म का पार्ट है। दोनों आइडेंटिकल ग्रुप एक साइड हैं, दोनों क्लोरीन आइडेंटिकल ग्रुप एक साइड हैं, नाम पढ़ते हैं इसको सिस्प्लेटिन। एंड दिस मेडिसिन यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर के इलाज में यूज करते। लेकिन देखिए जरा सी मिस्टेक अगर कोई केमिस्ट कर दे, केमिस्ट वो होते हैं जो दवाई बनाते या जो फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करते, मैं ऊपर स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, दिस इज योर प्लेटिनम, ये दो लाइन और ये दो लाइन, ये क्लोरीन इधर है और जस्ट अपोजिट इज अपोजिट, एक NH3 इधर है और दूसरा NH3 अपोजिट। तो अगर ये दोनों आइडेंटिकल ग्रुप अपोजिट फॉर्म में लिख दिया जाए, जस्ट एक दूसरे से 180 डिग्री पर हो, अपोजिट हो, तो इसको ट्रांस पढ़ते हैं, अपोजिट को ट्रांस, और इसी दवाई का नाम हो गया ट्रांसप्लेटिन, एंड इट कॉज्ड द कैंसर। अगर ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग इन अ फार्मास्यूटिकल कंपनी, और जो प्लांट है वो जो दवाई बना रहे हैं वो बल्क में बनाते हैं, मिलियंस तो नहीं, आप ये मान के चलिए कि लाखों मेडिसिन एक बार में बन रही हैं, तो ऐसे बनते टाइम पर बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं, वहां पे ये मैन्युफैक्चरिंग होती है दवाई। ये जो सिस्प्लेटिन था, मतलब दोनों क्लोरीन एक साइड, दोनों NH3 एक साइड है, और ऐसा बन रहा है, तो तब तो ये काम की है, ये बनेगी, पैक होगी, मार्केट में आएगी, और फिर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे और पेशेंट इसको यूज करके ठीक भी हो जाएंगे। बट बाई मिस्टेक ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग इन द प्लांट, इन द फार्मास्यूटिकल कंपनी, जब वो दवाई बना रहा हो और ये स्ट्रक्चर ऐसे ना हो कि किसी वजह से ऐसा चेंज हो जाए, और केमिस्ट को ये नॉलेज नहीं था, वो तो यही समझेगा कि भाई ये दो अमोनिया डालने थे, दो क्लोरीन एक प्लेटिनम डाल दिया, अब दवाई कैंसर की बन रही है। अगर वो जुड़ के ऐसे बना, मतलब आपको उसके स्ट्रक्चर का नॉलेज है, तभी आप बता पाओगे कि वो सही दवाई बन रही है। अगर बाई मिस्टेक वो ऊपर वाले के जैसे स्ट्रक्चर बन गया, तो वो आपको बर्बाद करके रख देगा, उसको खाने से आपको कैंसर हो जाएगा। तो क्या कोई ऐसा चाहता है कि इतना बड़ा मिस्टेक हो, पूरी तबाही हो जाए, पूरा संसार मर जाए? बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब केमिस्ट्री का तो भाई अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंस है। पेनिसिलिन जो लिखा है वो एक एंटीबायोटिक है, और ये बड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। मतलब जब आपको कई सारी बीमारी लग जाए, मलेरिया, टाइफाइड, टीबी, कैंसर, कई सारी बीमारी आपको है, डायबिटीज, तो ऐसे केस में जो नॉर्मल एंटीबायोटिक होते हैं वो काम नहीं करते हैं, तो डॉक्टर आपको हाई लेवल एंटीबायोटिक यूज करते हैं, एंड दैट इज पेनिसिलिन। ये आपको बायोलॉजी टीचर बायो वालों को पढ़ा देंगे।
केमिस्ट्री ये दोनों के लिए कॉमन है, जिसे मैं आपको डिस्कस करूंगा अपने आने वाले लेक्चर्स में, जो कि बिल्कुल लास्ट लेक्चर्स है, लास्ट चैप्टर है, वहां पे हम लोग ये पढ़ेंगे। एस्प्रिन एक दवाई है। एस्प्रिन का जरा स्ट्रक्चर देखिए आप। एस्प्रिन अगर मैं इधर लिखूं, आप बिल्कुल देख रहे होंगे, सारा विजिबल है। दिस इज सी डबल बॉन्ड ओ एच, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। और ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, इसको एस्प्रिन पढ़ते हैं, ओ सी डबल बॉन्ड ओ, और ये कार्बन से जुड़ा कार्बन, एंड दिस इज सी एच थ्री। इतने मॉलिक्यूल्स को, इस दवाई को एस्प्रिन पढ़ते हैं। अरे भैया देखिए, हर जगह कार्बन दिख रहा है, और कार्बन की स्टडी इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसका मतलब कि पूरा डॉक्टरी केवल ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। केमिस्ट्री में कोई भी इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स की आपको जरूरत नहीं पड़ती है। डॉक्टर विल स्टडी फॉर 5 ईयर, 5.5 ईयर with this organic compounds only. they understand एस्प्रिन कैसे है, कितने कार्बन से बना है, कैसे बॉडी में इनटेक करते हैं, कैसे डिसॉल्व होता है, कैसे काम करता है, कितने घंटे में फीवर होगा, तमाम एवं तमाम। आजकल कोविड चल रहा है, कोविड में हर पेशेंट को एस्प्रिन दवाई दी जा रही है, और एस्प्रिन दवाई दी जा रही है, और उसका यहाँ पे जो काम है, वैसे एस्प्रिन आपके फीवर को कम करने के लिए यूज करते हैं, यहाँ पर ये काम है दैट इज एंटी कोगुलेंट। एंटी कोगुलेंट का मतलब होता है कि आपके खून के थक्के बॉडी में ना जमे। अगर खून के थक्के जम गए तो आपको अटैक आ जाएगा और आप मर जाएंगे। और कोविड में आप देख भी रहे कि जितने भी पेशेंट हॉस्पिटल्स जा रहे हैं, वो विद इन 2 से 3 डेज में डेथ हो जा रही है, क्योंकि उनकी बॉडी में अंदर कोगुलेट हो रहा है, ब्लड कोगुलेट कर जा रहा है, या जो कोरोना वायरस है वो ब्लड के थक्के जमा रहा है, लंग्स को ब्लॉक कर दे रहा है, और अटैक आ जा रहा है, और अटैक की वजह से मर रहा है। कोरोना एक नॉर्मल वायरस है, जैसा पहले भी ये था, बट अभी उसने स्ट्रेन इतना हुआ, म्यूटेंट इतना हो गया है कि चीज़ें समझ नहीं आ रही और अनकंट्रोल है, एंड ड्यू टू दिस कोरोना आपको ऑनलाइन पढ़ना पड़ रहा है। मैंने अभी तक आपको इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में बताया कि भाई क्या बिना केमिस्ट्री जिंदगी पॉसिबल है। आप देख ही चुके हैं कि भाई पूरी दवाई, नन ऑफ द, ऐसी कोई भी सिंगल मेडिसिन नहीं है जो कि बिना ऑर्गेनिक कंपाउंड या बिना केमिस्ट्री के हो। इसका मतलब केमिस्ट्री पढ़ना जरूरी है। जिंदा रहोगे, सरवाइव करोगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म धरती पर रहेंगे, तभी वो किसी चीज़ की अच्छाई और बुराई समझेंगे। इसका मतलब बिना केमिस्ट्री के सरवाइव करना पॉसिबल नहीं है। बिना पानी के नहीं जी सकते, दैट इज H2O, दैट इज वाटर। इसका मतलब कि बिना वाटर के नहीं सरवाइव कर रहे, मतलब केमिस्ट्री के नहीं सरवाइव कर रहे। आप जो खाना खाते हैं दैट इज ग्लूकोज लेते हैं, C6H12O6, वो सारे फूड से आ रहा है, फ्रूट से आ रहा है, वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इसका मतलब उसके बिना आप सरवाइव नहीं कर रहे, मतलब विदाउट केमिस्ट्री लाइफ डेड हो जाएगी, मर जाओगे, कुछ नहीं बचेगा। नाउ अगला इंपॉर्टेंस अगर मैं केमिस्ट्री का ही बोलूं, सो दैट इज इन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री लेवल में कैसे है, पॉलीमर्स क्या होते हैं। देखिए ऐसा पढ़ा, ज़्यादा डिटेल में जाने से वीडियो लेक्चर लंबा हो रहा है, काफ़ी लेंदी हो रहा है, और मैं चाहता हूं कि ये चैप्टर सही है, हमारा 12th का चैप्टर है भैया, तो हम पढ़ेंगे जरूर उधर डिटेल में। पॉलीमर्स का मतलब होता है कि कई सारे हजारों मोनोमर्स यूनिट आपस में जुड़ती हैं तो एक पॉलीमर बनाते हैं। जैसे आप पॉलीथीन समझते हैं, देखिए लास्ट में मैंने लिखा है, पॉलीथीन का फॉर्मूला है CH2CH2, और ये लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल्स दोनों साइड जुड़े हैं, जिसे मैंने N लिख दिया। सो दिस इज पॉलीथीन, जो आप यूज करते मार्केट से, सब्जी, मिल्क, दूध, कुछ भी ला रहे हो, सो दैट इज पॉलीथीन। किससे बना भैया, कार्बन और हाइड्रोजन से ही तो बना है ना। इसका मतलब कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ये केमिस्ट्री का भी कंपाउंड है, मतलब ये केमिकल कंपाउंड्स है, और केमिकल कंपाउंड की स्टडी करना इज कॉल्ड केमिस्ट्री। मतलब केमिस्ट्री के बिना लाइफ में कुछ भी पॉसिबल नहीं है, लाइफ में कुछ भी पॉसिबल नहीं है। दूसरा, तो लाखों करोड़ों यूनिट मिलके ये बनाते हैं, सो पॉलीथीन भी ऐसे बना होगा। दूसरा ये है नाइलॉन। नाइलॉन होते जो आप क्लॉथ्स वियर कर रहे हैं वो नाइलॉन है, या प्लांट से ऑब्टेन करते हैं। नाइलॉन के हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं। दूसरा है टेफलॉन। टेफलॉन ये आपका एक तरह का पेंट होता है, जो कि
वॉल पेंट करते हैं, हम दीवार को वाटर प्रूफ बनाने के लिए यूज करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है CF2 डबल बॉन्ड CF2 और इसकी भी लाखों यूनिट आपस में जुड़ेंगी तो ये सिंगल बॉन्ड बचेगा। फिर कैसे हुआ ये आप नहीं समझ पाओगे, क्या फॉर्मूला है आपको नहीं समझना, आपको इतना तो समझना भाई, कार्बन और फ्लोरीन है मतलब ये केमिकल्स हैं, मतलब ये केमिस्ट्री का पार्ट है। नाइलॉन क्लॉथ्स हुआ, पॉलीथिन केमिस्ट्री है। बेकेलाइट, आप ये जो आपके यहाँ पे घर पे जो बोर्ड है, इलेक्ट्रिक स्विचेस हैं, वो पिघल जाते हैं, कुछ भी हो जाते हैं, बर्न कर जाते हैं। जो भी वो लिख अभी जो प्लास्टिक टाइप के आपको दिखते हैं बट वो फाइबर में बने होते हैं, उनको हम वेकेलाइट केमिकल बोलते हैं। और वो इसका स्ट्रक्चर है, बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर है, पूरा स्लाइड भर जाएगा, इतना मैं आपको नहीं बताना चाह रहा हूँ। दूसरा, वेकेलाइट्स के यूटेंसिल्स भी बने होते हैं आपके घर में, जो कुकिंग यूटेंसिल्स हैं जिसपे आप कुछ फ्राई करते हैं और वो नॉन स्टिकी हो, जैसे आपने ऑमलेट फ्राई किया, एग फ्राई किया, ऑमलेट बनाया, लेकिन वो नीचे तवे पे चिपकता नहीं है, उस यूटेंसिल्स में चिपकता नहीं है, नॉन स्टिकिंग है, दैट इज वेकेलाइट्स के बने हुए यूटेंसिल्स होते हैं। कितना भी टेम्परेचर वो बियर कर जाते हैं, जलते नहीं हैं। इसी तरीके से सिंथेटिक रबर, रबर जो होता है वो प्लांट से ऑब्टेन करते हैं और उसी में उसको स्ट्रॉन्ग रबर बनाने के लिए हम सल्फर मिला देते हैं उस रबर के, मोल्टन रबर में। हमने प्लांट से गोंद टाइप का चिपचिपा पदार्थ निकलता है, केरल में इसके प्लांट्स होते हैं, केरला साउथ इंडिया साइड, तो वहाँ से ये एक्सट्रैक्ट करते हैं प्लांट से और उसको बहुत बड़े बीकर में, कंटेनर में मेल्ट करते हो। जब वो मेल्ट हो जाते हैं तो सल्फर एलिमेंट डाल देते हैं। तो सल्फर क्या करता है, स्ट्रेंथ बढ़ा देता है रबर की, हार्डनेस इंक्रीज करता है, या ये बोलूं कि उसकी लाइफ बढ़ा देता है, रबर इजीली फटते नहीं है, जो कि आपके ट्रक के टायर और सारे 4 व्हीलर्स में ये रबर यूज की जाती है। एंड दैट इज अगेन केमिकल यार, सल्फर इज अ एलिमेंट, दैट इज केमिकल। तो क्या बिना केमिकल के कुछ पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं। चाहे वो आपकी घर की लाइफ हो, इंडस्ट्रियल लाइफ हो, किसी तरह की लाइफ हो, विदाउट केमिस्ट्री वी कांट सर्वाइव। मतलब केमिस्ट्री कितना इंपॉर्टेंट है। तो अब ये जो पेंट हुआ, एडेसिव मतलब चिपकने वाला, पेंट दीवार पे चिपकने का भी केमिकल्स आता है। वर्निश मतलब कोटिंग के जो सब्सटेंस आते हैं, जो कि आपके 4 व्हीलर पे कोटिंग, ब्लू, वाइट, किसी भी वेरिएंट के व्हीकल्स जो देते हैं, वो जो कोटिंग करते हैं, शाइनिंग करते हैं, वो सब। लुब्रिकेंट एक चिपचिपा सा लिक्विड टाइप का केमिकल्स होता है, जो कि आप वुडन जो भी गेट वगैरह है उसको इससे लुब्रिकेंट करते हैं, यूज करते हैं, तो वो कई तरह के शाइनिंग देते हैं, वो केमिकल है। सीमेंट इज केमिकल, ग्लास इज केमिकल, सेरेमिक, फोटोकेमिकल, मेटलर्जिकल प्रोसेस, दीज ऑल आर केमिकल्स। एग्रीकल्चर्स में भी यूज करते हैं हम केमिकल का। फर्टिलाइजर जैसे नाइट्रोजन के फर्टिलाइजर, फॉस्फोरस के, डीपी क्या बोलते हैं, खेती में एक आता है डीएपी, हाँ, जो कि यूरिया, डीएपी, जो कि खेती में उनकी फर्टिलाइजिंग पावर बढ़ाते हैं, ग्रोथ करते हैं और अनाज ज़्यादा से ज़्यादा पैदा होते हैं। नेक्स्ट, इंसेक्टिसाइड, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो हो जाते हैं प्लांट्स में या कहीं पर भी, तो कई सारे केमिकल्स आते हैं जो इंसेक्ट को किल कर देते हैं। नेक्स्ट इज प्रेजर्वेटिव, प्रेजर्वेटिव्स इज ऑल्सो द केमिकल, जैसे कि आप लेमन यूज़ करते हैं, नॉर्मली गार्लिक यूज़ करते हैं, ये सब जो खट्टे पदार्थ होते हैं ये आपकी सड़ने से बचाते हैं फूड को। आप घर पे भी जो करी वगैरह, कुकिंग सब्जी वगैरह बनते हो, उसमें कुछ खट्टा डाल देते हैं, इमली, टर्मेरिक, लेमन, ऐसे कुछ डालने से उसकी प्रेजर्वेशन पावर बढ़ जाती है, मतलब उसमें फंगल और बैक्टीरियल ग्रोथ रुक जाती है कुछ ड्यूरेशन के लिए, 24 आवर्स, 10 आवर, 20 आवर, लाइक सो एंड सो दैट इज प्रेजर्वेटिव विच आर केमिकल। नाउ द जनरल यूज केमिकल की अगर मैं बात करूं तो आपके जो सोप्स हैं वो सब केमिकल से बने होते हैं। किसी भी तरह के बेबी सोप्स हुआ, या फिर आप लोग यूज़ करते हैं हिमालय हुआ, फर्जीवाड़ा, जो भी आप तमाम तरह के लाखों फेस वॉश, क्रीम, ये जो भी आप बोल रहे हैं, सब सोप्स, डिटर्जेंट्स आर केमिकल्स। नेक्स्ट, कॉस्मेटिक्स में भी आप देखिए, फेयर एंड लवली 2 मिनट में गोरा करे, एंड सो दीज आर ऑल्सो केमिकल, हाई हैंडसम तमाम। देन ऑयल्स एंड परफ्यूम्स आर ऑल्सो केमिकल, जो कि आप यूज़ ही करते हैं, तरह तरह के आप ऑयल्स यूज़ करते हैं, हेयर सीरम यूज़ करते हैं कि आपके बाल स्ट्रॉन्ग हो, एंड सो एवरीथिंग इज केमिकल। क्या विदाउट केमिकल ये पूरी लाइफ पॉसिबल था? बिल्कुल भी नहीं। सो दिस इज योर फर्स्ट इंट्रोडक्शन अबाउट दैट। नाउ नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे
कि केमिस्ट्री को जो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें 1 पार्ट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इसका अपने आप में 40 से 45% कंट्रीब्यूशन है जेईई और नीट में। इक्वली बोर्ड 12th क्लास में भी ज़्यादा पूछा जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि वहाँ पर 9 to 10 चैप्टर्स ऑर्गेनिक के हैं। यह सेकेंड बुक टोटली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इन द 12th क्लास। सो ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स टू ऑल।